आपकी पैदावार में कम से कम 50 से 60% वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपने गेहूं की फसल में मत करना प्रयोग यूरिया, वरना होगा आपको भारी नुकसान। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष सिंह और आज हम बात करेंगे गेहूं के फसल के बारे में कि पहला पानी और डोज जो खाद का है वो कब, कितना और क्यों देना है, क्योंकि जो गेहूं का जो पहला पानी होता है वही तय करता है कि गेहूं की पैदावार कैसी होगी। अगर पहला जो पानी है वो कब देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, कैसे देना है, कौन सी उर्वरकों को देना है, इसमें किन उर्वरकों को आपस में मिला के गेहूं की फसल में नहीं देना है, क्योंकि कई उर्वरक आपस में मिला के रिएक्शन कर देते हैं और जो फसल को पूरी तरीके से नष्ट यानी कि बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम पूरा इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप जो बताए गए उर्वरकों का प्रयोग अपने फसल में करेंगे तो आपकी पैदावार में कम से कम 50 से 60% वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अभी हम जिस अपने खेत पे खड़े हैं वो खेत CRI स्टेज में पहुंच चुका है। तो आप पूछेंगे कि यह CRI स्टेज होता क्या है। तो दरअसल जो गेहूं में जो पानी लगाने की जो पहला पानी होता है वो क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि CRI स्टेज पे ही लगता है। तो आप पूछेंगे कि CRI स्टेज होती कैसे और हम जानेंगे कैसे कि हमारा जो गेहूं की फसल है CRI स्टेज पे आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि हम अपने गेहूं के फसल को कैसे जाने कि ये CRI स्टेज पे पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी है। क्योंकि बहुत लोगों का मित्र रहता है ना कि 20 से 25 दिन में पानी लगा देना चाहिए, 30 से 35 दिन में पानी लगाना चाहिए। तो ये क्यों लगाना चाहिए, तो यही हम आपको CRI स्टेज में बताएंगे क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि CRI स्टेज पता कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि CRI होता क्या है। तो जैसे ही हम बीज बोते हैं, बीज बोने के 20 से 22 दिन तक जो हमारी रूट्स होती हैं उनको सेमिनल रूट्स कहते हैं, यानी कि टेम्परेरी रूट्स जो बीज से निकली होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बीज लगा हुआ है गेहूं का, तो इससे जो रूट निकली हुई है इनको हम बोलते हैं सेमिनल रूट्स। ये टेम्परेरी रूट्स होती हैं, ये अंकुर बीज को अंकुर होकर थोड़ा पेड़ बड़ा करने में मदद करती है। इसके बाद जो आपकी CRI स्टेज होती है वो जब रूट टेम्परेरी रूट खत्म हो जाती है, इसके बाद जो गांठ होती है, जो ये गांठ है, ये गांठ यहाँ से जो गांठ के पास से जो ये निकलती हैं इनको आप CRI भी बोल सकते हैं, या आप इनको मोटी भाषा में आप बोल सकते हैं परमानेंट रूट्स। क्योंकि बाकी का जितना भी पोषण है जो मिट्टी से लेंगी, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस जो भी लेंगी वो इन रूट्स के द्वारा मतलब इस पेड़ में पहुंचेगा और ये पेड़ आगे जाके बड़ा होगा और फिर इसमें बाली आएगी। तो जो बाकी की जितनी मतलब कि जो इसमें न्यूट्रिशन जाएगा वो इन क्या बोलते हैं CRI से, मतलब कि क्राउन रूट्स, इनको क्राउन रूट्स बोलते हैं, इनके द्वारा ही पेड़ इसके अंदर अपने अंदर लेता है। तो इनको हम क्राउन रूट बोलते हैं। अब आप अपने खेत में 1-2 पौधे उखाड़ के देखें, अगर उसमें क्राउन रूट्स आ गई हैं तो ये आपका बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है खेत में पानी देने का। तो ये तो बात हो गई कि हमें अपने खेतों में पानी कब देना है, हमने आपको बता दिया कि CRI स्टेज पे देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने जो पानी के साथ हमें जो उर्वरक देने हैं, यानी कि जो पहला डोज देना है वो किन किन उर्वरकों का और कितनी मात्रा में देना है। तो अगर आपने बोनी के टाइम यानी कि गेहूं मिलाते समय अगर DAP नहीं दी है तो आप इस जो पहला पानी लगा उसमें DAP दे सकते हैं। मगर हम आपको एक सजेशन देंगे कि जो आप DAP दें वो बोने के टाइम ही दे दें गेहूं में मिला के, क्योंकि ना जो DAP होती है वो मतलब कि बहुत घुलनशील कम होती है और मूवेबल कम होती है। अगर आप बाद में डालेंगे तो पता लगा कि जैसे मान लो कि ये पेड़ यहाँ पे है और DAP यहाँ गिरी, तो यहाँ से जाने में उसमें टाइम भी लगता है और कई बार वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, यानी कि वो DAP का जो कण है उसके जो पोषण तत्व है उस पेड़ तक नहीं मिल पाते। इस वजह से आपको खेत तैयारी यानी बेसल डोज में ही इसको DAP को दे देना है। अगर नहीं दिया है, अगर बाई चांस उस समय अवेलेबल नहीं होती है तो आप इसमें दे सकते हैं, या उसकी जगह आप नैनो DAP का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला डोज देना है वो कितनी मात्रा का देना है और कौन कौन से चीज़ों का देना है। तो हम अभी जो पहला डोज देंगे वो हम इसमें सल्फर का देंगे, नैनो DAP का कोट करेंगे और यूरिया का जो है इसमें प्रयोग करेंगे। तो यूरिया और सल्फर को आपस में मिलाने के बाद तो हम अब 1 एकड़ में लगभग 20 किलो यूरिया और करीब 8 किलो सल्फर मिला देंगे और उसमें डोज दे देंगे। इसके बाद पानी लगा देंगे। इसके बाद जब पानी लगाने के बाद हम
4 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो डीएपी का ऊपर से टॉप ड्रेसिंग यानी कि छिड़काव करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे कि आप डीएपी दानेदार क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि डीएपी जो होती है वो कम मतलब कि मूवेबल होती है, इस वजह से हम नैनो डीएपी का यूज़ कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट पौधों के पत्तियों से डायरेक्ट उनको उसकी जड़ तक जाए और मतलब कि अच्छा इफेक्टिव तरीका दिखाए और बर्बाद ना हो हमारी डीएपी। इस वजह से हम डीएपी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से उर्वरक साथ में मिलाकर नहीं देने हैं। तो आपको डीएपी और जिंक कभी भी किसी भी फसल में साथ में नहीं देने हैं, क्योंकि डीएपी और जिंक आपस में एक रिएक्शन करते हैं जो आपकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इस वजह से कभी भी आप डीएपी और जिंक को आपस में कभी मिला के ना दें। दूसरी बात, आप जो यूरिया है, यूरिया की जगह आप नैनो यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूरिया और नैनो यूरिया बराबर है। सिर्फ और सिर्फ नैनो यूरिया इस वजह से अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें वेस्टेज जो होता है खाद का यानी यूरिया खाद का है वो कम होता है। इसके बाद आपको बहुत जो पैसा बचा, जो किसान बोलता है ना कि हमारा पैसा बहुत लगता है खेती में, तो आपको हम बता दें कि एक फसल को अपने पूरे बोनी से लेके हार्वेस्टिंग तक के टाइम में उसको 17 तरीके के पोषक तत्व लगते हैं। तो आप अपनी जो बेसल डोज यानी कि जो अपनी खेत की तैयारी करें, जो तैयारी के समय जो खाद दी जाती है यानी उस क्रिया को बेसल डोज बोल देते हैं खाद को, तो उस जो आप जो वो खाद देते हैं उसमें डीएपी की जगह आप एनपीके यूज़ करिए। क्योंकि एनपीके में आपको 3 चीज़ मिलती हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, और सिर्फ डीएपी में सिर्फ आपको मिलती है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आपको एक खाद में 3 चीज़ मिल रही है और एक खाद में 2 चीज़ मिल रही हैं। तो ये आप तय करो कि डीएपी अच्छी है कि एनपीके अच्छी है। तो आप रेट बराबर है दोनों के, मगर एक में आपको 3 पोषक तत्व मिल रहे हैं, मतलब कि डीएपी से 1 पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब पोषक तत्व ज़्यादा मिलेगा तो आपकी फसल में वृद्धि होगी। तो जो भी हमने आपको बताया, जो कॉम्बिनेशन बताया, अगर आप उसका अपने खेतों में एज इट इज़ यानी कि हूबहू प्रयोग करते हैं तो आपको अपनी फसल में कम से कम, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगभग, मैं खुद 8-9 साल से खेती कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर मैं कर रहा हूँ खुद, सेकेंड ईयर है मेरी। और बाकी मेरे जो मतलब कि जो फैमिली जो बिजनेस है हमारा वो एग्रीकल्चर ही है, तो मैं इतना नॉलेज तो मेरे को भी हो गया है। मैं अगर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपको अपनी जो पहले की जो प्रोडक्शन है उससे कम से कम 50% ज़्यादा की आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी चैनल पे, और हम इसी तरीके का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। तो इसी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आगे जो हम आगे एक वीडियो हम डालेंगे कैसे हम पता करें कि हमारी जो मतलब खाद हम लाते हैं, पोटास लाते हैं या यूरिया लाते हैं, डीएपी लाते हैं, ये असली है या नकली है। क्योंकि जब पीक सीजन होता है, जब बोनी का सीजन होता है, तो अक्सर क्या होता है कि मार्केट से डीएपी हट जाती है और डीएपी की जगह नकली डीएपी आती है। तो हम आपको सब बताएंगे कि डीएपी, यूरिया, पोटास या एक्सेट्रा कोई भी जो मतलब कि उर्वरक है उसकी पहचान कैसे करें, असली है नकली है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और इसी तरह के कंटेंट के देखने के लिए आप ऐसे ही प्यार देते रहे, हम आपके लिए वीडियो लाते ही रहेंगे। ठीक है।